So very good morning to all of you. रेमेडियल क्लास नंबर 02 स्पेशल क्लास नंबर 02 में आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। हमने अभी तक माइनर 01 और माइनर 02 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर डिस्कशन किया और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास नंबर 02, जिसमें हम आज बात करेंगे माइनर 03, माइनर 04, मेजर 01। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उनका सॉल्यूशन देखना चाहेंगे। तो सीधे मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज का पॉइंट नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट सेशन में हमने अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सीधे चलते हैं माइनर 03 की तरफ। देखिए लास्ट में हमने यहां तक डिस्कशन किया था। इस क्वेश्चन का आंसर हमने कैलकुलेट किया था 37.5 न्यूटन। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए माइनर 03 के फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। डेटा कलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। 2 केजी मास मींस मास की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 केजी। एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है? 2 केजी। इसके बाद क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। 2 केजी के मास के एक पिंड को 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से, एक समान वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मान कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकंड। रुक्स का मतलब है एक ऐसा सरफेस जिस पर फ्रिक्शन लगता है। रुक्स क्षैतिज का मतलब होता है फ्रिक्शनल हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पर मोशन कर रहा है। पिंड व सतह के बीच में घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.20। फ्रिक्शन कोफिशिएंट में अपन ने जनरली बात की थी स्टैटिक और काइनेटिक, स्थैतिक और गतिक। बता पाएंगे ये कौन सा होगा? सोच लो अपने हिसाब से। तो देखिए पार्टिकल या ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में है, और जब भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में होता है तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, तो इसको हम कह सकते हैं म्यू के। जहां पर हमने लिखा है म्यू, एक्चुअली वो है म्यू के। इसके बाद आपको ये तो हम सभी जानते हैं, जी का मान 9.8 है। 5 सेकंड में उत्पन्न होने वाली हीट बताइए। टाइम टी बराबर कितना दिया? 5 सेकंड। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक पार्टिकल जिसका मास है 2 केजी, वो 2 केजी मास कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भागेगा तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में है, और जब भी ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में होता है तो वहां काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे? डाउनवर्ड कितना लगेगा? mg। m का मान है 2, g का मान है 9.8। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो बैलेंस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन का मान कितना होगा? 2 इंटू 9.8 न्यूटन। हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाल दिया। ठीक है, मींस काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्जेक्ट उधर भाग रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। आपको पूछा है हीट, ये बात 100% क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन वाले सरफेस पर भागता है तो फिर वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हम कार्य निकालेंगे और उसी कार्य को चेंज कर देंगे हीट में। सो व्हाट इज वर्क डन? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। सो एफ के एस कॉस 180, कॉस 180 का मान होता है -1। सो वर्क डन, डब्ल्यू वर्क इक्वल्स टू माइनस एफ के इंटू एस। बस अपना काम बन जाएगा। अब देखिए यहां पर जब भी आप देखेंगे तो कोई आंसर नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज डिस्कशन हो रहा है, और मैग्नीट्यूड वाइज डिस्कशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं वर्क इक्वल्स टू एफ के इंटू एस।
अब ध्यान दो, s की वैल्यू निकालनी है। एग्जामिनर ने कहा कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है। अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है तो आप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या छोटा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट मींस s इक्वल्स टू v इंटू टी। कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे v इंटू टी से। सो w इक्वल्स टू, चलिए फॉर्मूला रखते हैं, एफ के का मान कितना है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, एस का मान कितना, v इंटू टी, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन का मान कितना, एम जी इंटू वी इंटू टी। सब कुछ रख दो। सब कुछ रखने के बाद जो भी आंसर आएगा वो किस में होगा, जूल में। लेकिन आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो ऑप्शन में जूल में आंसर नहीं है, कैलोरी में आंसर है। मींस हमें जूल को कन्वर्ट करना होगा कैलोरी में, और जब जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से डिवाइड करेंगे। चलिए सारी वैल्यू रखते हैं। म्यू के का मान कितना, 0.20, एम का मान 2, जी का मान 9.8, वी का मान आपको दे रखा है 2 और टाइम का मान आपको दे रखा है 5। आई विल कैलकुलेट इट फ्रॉम द कैलकुलेटर। मैं कैलकुलेटर से सारी कैलकुलेशन कर देता हूँ, बाकी आपकी मैथमेटिकल अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। सो 0.20 इंटू 2 इंटू 9.8 इंटू 10, इट मीन्स 39.2 जूल। अब आप चेक करेंगे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको डिवाइड कर दो 4.2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा कैलोरी में। और जब आप इसको 4.2 से डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 9.3। एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझेंगे, फ्रिक्शन पर एक क्वेश्चन आना है। एग्जामिनर ने कहा एक सरफेस आपके पास जिस पर 2 kg का मास कांस्टेंट इस वेलोसिटी से भाग रहा है, और वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। टाइम का मान आपको दे रखा है कि 5 सेकंड की। 5 सेकंड में कितनी हीट बनाएगा वो कैलोरी में कैलकुलेट करके बताइए। तो हीट कैलकुलेट करने के लिए हम वर्क डन निकालेंगे और उसी वर्क डन को कन्वर्ट कर देंगे कैलोरी में। अब सबसे पहले आप ध्यान देंगे, अगर पार्टिकल इधर भागेगा तो इधर फ्रिक्शन बनाएगा। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है, फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। सो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कोस 180 का मान है -1, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। हमने ऑप्शन की तरफ देखा तो वो नेगेटिव अपीयर नहीं हो रहा है, इस वजह से हमने नेगेटिव साइन को स्किप कर दिया है। तो वर्क डन इक्वल्स टू एफ के इंटू एस। एक जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ के बराबर म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और जब भी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भागता है तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कितना होगा, mg। ध्यान से मेरी लाइन सुनना, अगर पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भागता है तभी नॉर्मल रिएक्शन n बराबर mg होता है। अगर किसी ऐसे सरफेस पर भाग रहा है जो थीटा कोण पर है तो इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होगा। तो परमानेंट ऐसे याद मत करना कि नॉर्मल रिएक्शन mg है। नॉर्मल रिएक्शन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करेगी कि सरफेस किस एंगल पर है। तो फाइनल आंसर विल बी 9.3। चलिए नेक्स्ट अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और चेक करके बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कार जिसका मास दिया है, कलेक्ट करेंगे डेटा। मास कितना है, 1250 kg। नियत वेलोसिटी से भाग रहा है, वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। एक कार है जिसका मास दिया है और एग्जामिनर ने कहा वो वेलोसिटी मींस कार की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड। इंजन 30 किलोवाट पावर प्रोवाइड करवाता है। इंजन की पावर कितनी है, 30 किलोवाट। किलो का मतलब 1000, मींस 30 इंटू 10 की पावर 3 वाट। कार का द्रव्यमान इतना है, कार इस वेलोसिटी से भाग रही है और इंजन इतनी पावर प्रोवाइड करवा रहा है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंजन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। मींस आप सभी जानते हैं P बराबर F इंटू वी। F इंटू वी, हमें फोर्स किसका कैलकुलेट करना है, इंजन का फोर्स। सो F इंजन का फोर्स इक्वल्स टू पावर बाई वेलोसिटी। पावर की वैल्यू आपको दे रखी है 30 इंटू 10 की पावर 3 और वेलोसिटी दे रखी है 30, इसका मतलब 1000 न्यूटन। मींस कार पर या कार को इंजन कितना फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, 1000 न्यूटन। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन देखो, यदि सतह का प्रतिरोधी बल
750 न्यूटन है। इस बात को समझते हैं। प्रतिरोधी बल का मतलब होता है अपोजिंग फोर्स, विरोधी बल, अपोजिंग फोर्स, विरोधी बल। अब ध्यान दो, इंजन कितना फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है? 1000 न्यूटन, लेकिन इसके अपोजिट एक फोर्स लग रहा है कितना? 750 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना बचेगा? 1000 इस डायरेक्शन में, 750 इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना बचेगा? 250। और उसके करस्पॉन्डिंग आपको पूछा कि कार का मैक्सिमम त्वरण बताइए, तो हम जानते हैं ए नेट बराबर एफ नेट अपॉन एम नेट, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, एफ बराबर एम ए। तो हमें कैलकुलेट करना है ए नेट, नेट त्वरण, तो एफ नेट निकालना है। ध्यान देंगे इंजन कितना प्रोवाइड करवा रहा है? 1000, माइनस अपोजिट फोर्स कितना लग रहा है? 750, और नेट मास कितना है? 1250। कितना बचेगा? 250 बटा 1250। 0 से 0 कट गया, 25 को 125 से कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनल आंसर 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चेक करेंगे कार का एक्सेलरेशन कितना? 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक साधारण सा क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यह सोचना है कि नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? नेट फोर्स अपॉन नेट मास से। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो यहां पर नेट फोर्स का मतलब होता है एक फोर्स तो इंजन प्रोवाइड करवा रहा है, दूसरा एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है। वो अपोजिंग फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? सरफेस की वजह से लग रहा है। सो नेट फोर्स 250, नेट मास दे रखा है, आंसर विल बी 1/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहले आप एफर्ट लगाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या है। m द्रव्यमान का एक पिंड, m मास का एक ऑब्जेक्ट है, जिसको t1 समय में स्थिर अवस्था से v वेग तक एक्सेलरेट किया है। मींस आपके पास एक m मास है, वो विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करता है, रेस्ट कंडीशन से चलना स्टार्ट करता है, और t1 टाइम में वो v वेलोसिटी ले लेता है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अगर वो v वेलोसिटी ले लेता है तो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमने कहा न्यूटन की गति की फर्स्ट समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, टी का मतलब t1, u का मान कितना है? 0। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? v अपॉन t1। मीन्स ये m मास जिस त्वरण से भाग रहा है उस त्वरण का मान कितना है? v अपॉन t1। पहली बात। चलिए दूसरी बात, आपको पूछा क्या? कार्य, और कितने समय में पूछा? t समय में। अब क्वेश्चन को समझते हैं। एक पार्टिकल भागना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, मींस इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा है? F, जिसकी वजह से पार्टिकल भाग रहा है। मींस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स लग रहा है, जिस वजह से पार्टिकल इधर भाग रहा है। मींस इसके डिस्प्लेसमेंट की भी यही डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डन। अगर डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है तो अब ध्यान से क्वेश्चन सुनना, टी समय में कितना कार्य किया जाएगा हमें ये निकालना है। तो हम अगर ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि टी समय में डिस्प्लेसमेंट कितनी है तो अपना काम बन जाएगा। अच्छा, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। टी समय में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल के पास त्वरण है, ध्यान रखना है। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका मतलब u का मान है 0, तो s बराबर हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अब गलती से t1 मत लिख देना यहाँ, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा टी टाइम में कितना कार्य, तो हमें निकालना है टी टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट। डन। अब ध्यान से सुनना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। हमें कैलकुलेट करना है कार्य। व्हाट इज वर्क? कार्य इक्वल्स टू बल इंटू विस्थापन, दोनों के बीच का एंगल 0, तो एफ एस कोस 0 का मान होता है 1। व्हाट इज फोर्स? द्रव्यमान इंटू त्वरण, और s का मान कितना? हाफ a t स्क्वायर। रीअरेंज करो तो 1/2 m a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। त्वरण का मान आपने निकाल रखा है, पहले से रख दो यहाँ पर। सो वर्क डन इक्वल्स टू 1/2 m
त्वरण का मान v अपॉन t1 का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. वॉट इट मीन्स w इक्वल्स टू 1/2m v स्क्वायर t1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. खत्म क्वेश्चन. चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 4. दोबारा क्वेश्चन को समझेंगे. सबसे पहले आपको ये देखना है कि पार्टिकल रेस से भागना स्टार्ट करता है और t1 टाइम में अगर वो v1 वेलोसिटी ले लेता है तो उसके पास कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे. अब एग्जामिनर ने पूछा कि t टाइम में कितना कार्य है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि t टाइम में पार्टिकल कितना चल लेगा. मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0. तो न्यूटन की गति का सेकंड समीकरण लगाएंगे और उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे. S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर. बाकी आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री. दैट्स वाई कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन लगा के अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट अप्रोच की तरफ देखते हैं. बेहद खास क्वेश्चन. ग्रेड 1 में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है. देखिए इसमें एक ही की कंसेप्ट है. क्वेश्चन ने क्या पूछा, एक अणु में दो परमाणुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का ये रिलेशन दे रखा है. ए और बी कांस्टेंट है. अक्स एटम्स के बीच की दूरी है. अक्स का मतलब एटम्स के बीच की दूरी. परमाणु स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. समझते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम. अच्छा, इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के होते हैं. इक्विलिब्रियम स्पेशली कितने प्रकार के, 3 प्रकार के. एक को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक को कहा जाता है न्यूट्रल. एक को कहते हैं स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और एक को कहा जाता है उदासीन संतुलन. बट है तो तीनों इक्विलिब्रियम में. अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब यहां पर नेट फोर्स कितना, 0. यहां पर भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0. यहां पर भी नेट फोर्स कितना होगा, 0. हमेशा ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है नेट फोर्स का मान कितना, 0. पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है. मीन्स हमें फोर्स निकालना है और उस फोर्स को 0 के बराबर करना है, अपना आंसर आ जाएगा. अब अगर आपको ये पता है कि स्थितिज ऊर्जा और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन, तो F बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स. पार्शियल डिफरेंशिएशन. अक्ष कोऑर्डिनेट है इसलिए हमने यहां लिखा अक्ष कोऑर्डिनेट. बस केवल इसका डिफरेंशिएशन करो, फोर्स मिल जाएगा और उस फोर्स को 0 के बराबर कर दो. 0 के बराबर क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है और इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स का मान कितना होता है, 0. चलिए F इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स. यू की वैल्यू रखेंगे a अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस b अपॉन एक्स की पावर 6 और इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो नेट फोर्स कितना, 0. तो ये माइनस तो 0 में चला जाएगा. हमें इसका करना है अवकलन, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स a एक्स की पावर माइनस 12 माइनस डेल अपॉन डेल एक्स बी एक्स की पावर माइनस 6 बराबर कितना, 0. चलिए चेक करेंगे. ए तो कांस्टेंट है, बाहर लिया. अवकलन आपको कैसे बताया था, अवकलन में पावर को आगे लाना है और एक पावर को कम करना है, इतना ही ध्यान रखना है. तो पावर कितनी है, एक्स की पावर माइनस 12 और एक पावर को कम करेंगे तो माइनस 12 माइनस 1. ऐसे ही यहां पर बीच में नेगेटिव साइन है. बी तो कांस्टेंट है, पावर को आगे लाएंगे और एक पावर को कम करेंगे तो -6 -1 बराबर कितना, 0. चलिए चेक इट आउट करेंगे. यहां पर बचेगा -12a. एक्स की पावर कितनी, -13 और नीचे लाएंगे तो एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, 13. माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 6b. एक्स की पावर -7 नीचे लाएंगे तो एक्स की पावर +7 बराबर कितना, 0. इस माइनस वाले टर्म को उस साइड में भेज देते हैं तो 6b अपॉन एक्स की पावर 7 इक्वल्स टू 12a अपॉन एक्स की पावर 13. चलिए रीअरेंज करते हैं, इसको यहां लाते हैं तो एक्स की पावर 13 अपॉन एक्स की पावर 7 इक्वल्स टू 12a अपॉन 6b.
मीन्स यहां से ऊपर पावर है 13, नीचे है 7, तो अक्स की पावर कितनी बचेगी 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 2a/b। और फाइनली हमें कैलकुलेट करना है अक्स। सो व्हाट इज अक्स? 2a/b की पावर 1/6। खत्म कहानी। ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, दोबारा सुनो ध्यान से। चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, यहां पर तो लिख के दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम, चाहे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, चाहे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो, हर एक कंडीशन में नेट फोर्स का मान कितना? 0। मींस आपको स्थितिज ऊर्जा दे रखी होगी और हमने नोट्स में यह बात पढ़ी थी कि फोर्स और स्थितिज ऊर्जा के बीच में क्या रिलेशन? -∂u/∂x। स्टैंडर्ड आंसर भी पढ़ा था, F वेक्टर बराबर -ग्रेड u, सबको याद होगा। इसी को हम लिखते हैं F वेक्टर बराबर -i⁵del/del x प्लस j⁵del/del y प्लस k⁵del/del z u। अब यहां पर हमें क्लियर कट दिख रहा है कि स्थितिज ऊर्जा केवल अक्ष पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हमने अक्ष वाला टर्म लिया, y और z वाले टर्म कितने? 0। मैथमेटिकल टूल को थोड़ा सा सोल्व करना है और आप इस बात के लिए हमेशा से इंश्योर करेंगे कि फिजिक्स में थोड़ी सी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, मींस जोड़ बाकी गुणा भाग, एलसीएम और साधारण अवकलन समाकलन आपको आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अप्रोच करते हैं। अब ये तो बेहद साधारण क्वेश्चन। अब सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट 100% क्रिस्टल क्लियर करेंगे। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या कंसेप्ट लगाते हैं? वो थोड़ा सा फिजिक्स में इनकरेक्ट कंसेप्ट माना जाता है। करेक्ट कंसेप्ट क्या है इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज पावर? पावर इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जब हम यहां पर वर्क की बात करते हैं तो आप जनरली लिख देते हैं mgh/t। क्या लिख देते हो? mgh/t। बट ऐसा हो हमेशा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जब भी यहां से क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं कि पानी को ऊंचाई पर ले गए, पानी को ऊंचाई पर ले गए तो आपको मास दे देंगे, हाइट दे देंगे, टाइम दे देंगे और आप फॉर्मूला लगाते हैं mgh/t। बट ये हमेशा अप्लीकेबल हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एग्जैक्ट आंसर जैसे अपन ने अपने कंटेंट में लिखा था, अपने नोट्स में लिखा था, इसका एग्जैक्ट आंसर होता है mgh प्लस हाफ ऑफ m v² माइनस u²/2। ठीक है, एक्चुअल आंसर तो यही होता है। सॉरी, एक्चुअल आंसर डिवाइडेड बाय t, नॉट टू डिवाइडेड बाय t। मींस आप इंश्योर करेंगे पावर कैलकुलेट करनी है, किसी भी मोटर की पावर कैलकुलेट करनी है, टरबाइन की पावर कैलकुलेट करनी है जो पानी को फ्लो करवा रही है, पानी को ऊंचाई पर पहुंचा रही है, तो पावर कैसे निकालते हैं? mgh प्लस हाफ ऑफ m v² माइनस u² डिवाइडेड बाय टाइम। अब ध्यान देना, अगर आपको वेलोसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं दिया कि इनकमिंग वेलोसिटी कितनी है, आउटगोइंग वेलोसिटी कितनी है, मींस मोटर किस स्पीड से पानी ले रही है और किस स्पीड से पानी डाल रही है, अगर स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है तो इसको इनिशियली हम 0 मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना फॉर्मूला बन जाता है mgh/t। बट समटाइम्स आपको फिजिक्स में ये बात देखने को मिलेगी कि आपको हाइट को कॉन्सेप्ट भी दे देंगे और स्पीड का कॉन्सेप्ट भी दे देंगे, तो उस टाइम पर करेक्ट सिनेरियो रहेगा mgh प्लस हाफ ऑफ m v² माइनस u²/t। ये दूसरा फॉर्मेट दोबारा सुनेंगे। स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं है तो mgh/t लगाना, ये एग्जैक्ट सिनेरियो है। कई बार आपको हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं देंगे तो आपको ये लगाना है हाफ m v² माइनस u²/t। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक बांध से टरबाइन के पंखों पर 1000 kg पर सेकेंड, गिवन इंफॉर्मेशन ध्यान दो, गिवन इंफॉर्मेशन kg पर सेकेंड, इसका मतलब मास बाय टाइम दिया 1000। ठीक है, ये आपको गिवन है। पानी गिर रहा है, यदि बांध की ऊंचाई h का मान कितना है? 100 मीटर। तो पूछा कि टरबाइन की पावर बताइए। अब यहां पर मेरी बात सुन लो ध्यान से, क्या आपको कहीं भी स्पीड का कॉन्सेप्ट दिया है? नहीं दिया। नहीं दिया तो हम इसको इग्नोर मार देंगे, वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे, वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे, तो आप कहेंगे टरबाइन की पावर इक्वल्स टू mgh/t।
देखिए m बाई टी की वैल्यू कितनी है 100, g का मान कितना मान लेते हैं 10, h का मान कितना 100, तो इसका मतलब 100 इंटू 10 की पावर 3 वाट, यही तो पावर होती है, और ये 1000 बन गया तो हम लिख सकते हैं 100 किलोवाट। मींस पावर कितनी मिलेगी 100 किलोवाट। ऑप्शन नंबर 1, किलो का मतलब 1000। दोबारा से सारे सिनेरियो समझेंगे। mgh/t हमेशा सही हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको पानी की पिकअप स्पीड मींस मोटर किस स्पीड से पानी ले रही है और पानी की डिस्चार्ज स्पीड किस स्पीड से पानी को वापस डाल रही है वो नहीं गिवन है तो आपका कॉन्सेप्ट सही है mgh/t। बट आप फिजिक्स में ये देखेंगे कई बार आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, अगर दे देंगे तो ये करेक्ट सिनेरियो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन को पढ़ो आराम से कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसको डायग्राम में दिखाया गया है, चित्रानुसार एक क्षैतिज में रखा गया है। सिंपल पेंडुलम इनिशियली हॉरिजेंटल पर है, मींस ए पॉइंट पर है। इसको हम यहां से फ्री करेंगे और वो कहां पहुंच जाएगा ओ पॉइंट पर। दोबारा एक पार्टिकल जिसको हमने इनिशियली ए पॉइंट पर रखा और उस पार्टिकल को जैसे ही यहां से रिलीज करेंगे वो ओ पॉइंट पर पहुंच जाएगा जो लोवेस्ट पॉइंट है। हमें इस ओ पॉइंट पर स्पीड बतानी है और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर, मींस स्ट्रिंग की लेंथ आपको 1 मीटर दे रखी है। ऊर्जा की हानि न करने, एनर्जी लॉस को नेग्लेक्ट किया। अच्छा ध्यान से सुनेंगे, अगर पार्टिकल को आपने यहां पकड़ रखा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है। अब ध्यान दो, जब भी हम एनर्जी कंजर्वेशन, वैसे तो इसको कई तरीके से कर सकते हैं लेकिन हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लगा देंगे। और जब भी एनर्जी कंजर्वेशन हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले बेस लाइन डिफाइन करेंगे। लेट अस कंसीडर ये बेस लाइन है। सर बेस लाइन का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइन जिसके रेस्पेक्ट में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहेंगे। और जब भी आप बेस लाइन डिफाइन करते हैं तो इस बेस लाइन पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिफाइन कर देते हैं 0, मींस वो प्रारंभिक बिंदु है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये अंतिम पॉइंट है। अंतिम का मतलब फाइनल पॉइंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, अगर आपने यहां पर इसको बेसलाइन डिफाइन किया, अब आपके दिमाग में चल सकता है कि सर इसको हम बेसलाइन डिफाइन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, तो भी आंसर वही आना है। अच्छा, इसको आपने बेसलाइन डिफाइन किया तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 0, ठीक है। अब ध्यान दो, ये वाला पार्टिकल यहां से कितनी हाइट पर है? 1 मीटर हाइट पर, मान लो h हाइट पर है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh, और h का मान कितना है 1 मीटर। क्लियर कर पा रहे हैं? अच्छा, यहां पर आपने पार्टिकल को पकड़ रखा है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी का मान भी कितना होगा? 0। जब हम यहां से पार्टिकल को रिलीज करेंगे तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होती जाएगी और जैसे ही वो बेस लाइन पर पहुंचेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? 0। बट ध्यान देंगे, यहां पर वेग का मान 0 है, लेकिन जैसे ही हम पार्टिकल को रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा और इस पॉइंट पर हमें उसका वेग कैलकुलेट करना है। मींस पार्टिकल के पास लगातार काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी और यहां पर गतिज ऊर्जा मान लेते हैं kF बराबर हाफ mv²। डन। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का मतलब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये कहता है ui प्लस ki बराबर uf प्लस kf। डन। अच्छा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा mgh, गतिज ऊर्जा 0, अंतिम स्थितिज ऊर्जा 0, गतिज ऊर्जा हाफ mv²। व्हाट इज v? इस पॉइंट पर वेग। सो हमारे पास क्या बचेगा? mgh बराबर हाफ mv², m से m कट गया तो v² बराबर कितना? 2gh। सो व्हाट इज v? रूट 2gh। चलिए चेक करते हैं, वैल्यू रखते हैं। सो 2 इंटू, लेट अस कंसिडर g का मान 20 है, इंटू 1, सो रूट में कितना? 40। सॉरी, लेट मी चेक अगेन बाय कैलकुलेशन। g का मान कितना? 10। सो 2 इंटू जी का मान है 10, h का मान कितना है? 1। सो बाय मैथमेटिकल अप्रोच अपना आंसर कितना आएगा? रूट में 20, 2gh। g का मान 10 है,
h का मान है 1 एंड फाइनल आंसर √20 और √20 का एग्जैक्ट मान निकालने की कोशिश करते हैं तो √20 इज कॉल्ड 4.47 मीटर पर सेकेंड। अब चेक करेंगे ऑप्शन, दोबारा समझेंगे। यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh। यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी 0। स्थितिज ऊर्जा 0 क्यों? क्योंकि यहीं पर हमने बेसलाइन डिफाइन की है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि UI प्लस KI बराबर UF प्लस KF। सारी वैल्यूज को रखते हुए कैलकुलेशन करेंगे तो √2GH, G का मान 10, H का मान 1, सो आंसर √20 4.4 के आसपास आंसर रहेगा। चेक करेंगे आंसर, इट मींस नियरली 4.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अपन ने लास्ट सेशन में भी लिया था, बट वो इसके जैसा था, एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। आपके पास लास्ट सेशन में क्वेश्चन आया कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, नत्तल है जो थीटा कोण पर है और एक मास को स्लाइड करवाया, ठीक है। वहां पर थोड़ी सी एडिशनल बात कही गई थी कि उस नत्तल को आपने लिफ्ट में रखा है। अब हम नत्तल को लिफ्ट में नहीं रखेंगे, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना और कैलकुलेट क्या करना है, कार्य। 1 मिनट में किया गया कार्य, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। चलिए 1 बाय 1 समझते हैं क्वेश्चन को। एक पिंड का द्रव्यमान m का मान कितना, 15 kg, ठीक है। उसे नियत बल लगाकर क्षैतिज से 5 डिग्री कोण पर, थीटा का मान कितना, 5 डिग्री कोण पर झुके हुए तल पर ऊपर की ओर खींचा जाता है। यदि द्रव्यमान नियत वेग से, और वेग का मान कितना है 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर चलता है, घर्षण बल को नगण्य मानते हुए 1 मिनट में किया गया कार्य, टाइम का मान कितना, 10 सेकेंड। ध्यान से मेरी बात सुनना। वेलोसिटी कितनी, 6, कांस्टेंट है, टाइम कितना, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब कितना, 60 सेकेंड। अच्छा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या त्वरण आ पाएगा? सर त्वरण का मान होगा 0, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपको दिया है कि 6 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेग से ऊपर जा रहा है और टाइम का मान है 1 मिनट, तो हमें कैलकुलेट करना है कार्य। ये सिनेरियो आपको दे रखा है, आराम से समझेंगे। थीटा का मान है 5 डिग्री, यहां पर एक मास है m और मास की वैल्यू कितनी है, 15 kg। g का मान है 9.8, इसको m मान लेते हैं, तो इधर कितना लगेगा, mg। सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं तो ये एंगल भी कितना होगा, 5 डिग्री। इस mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, mg cos 5 डिग्री, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, mg sin 5 डिग्री। डन। एग्जामिनर ने कहा आप इसको इधर किसी कांस्टेंट फोर्स से खींच रहे हैं, वो कांस्टेंट फोर्स कितना है, F। जब आप इसको कांस्टेंट फोर्स से खींच रहे हैं तो एग्जामिनर ने आपको कहा ये पूरा का पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता है। क्या कमाल का पॉइंट ऑफ व्यू है। कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता है, बस यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता है मींस वेग चेंज नहीं हो रहा, तो कोई बताएगा ऑब्जेक्ट के पास नेट त्वरण कितना होगा, सर 0। अगर ऑब्जेक्ट के पास नेट त्वरण 0 होगा तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से नेट फोर्स भी कितना होगा, 0। नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स। व्हाट इट मींस, इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं F इक्वल्स टू mg sin 5 डिग्री। समझ पा रहे हैं इस कंसेप्ट को? इसका मतलब फोर्स कितना लग रहा है, mg sin 5 डिग्री। अच्छा, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जिसको हम दिखाएंगे s से, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, v इंटू टी से, v इंटू टी से। बस क्वेश्चन खत्म।
समझने लायक बात ये थी कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी तो नेट टू एंड जीरो, नेट फोर्स जीरो मींस ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स। तो उस पार्टिकल पर एक्चुअली आपने जो फोर्स लगाया है ऊपर की तरफ उसका मान कितना, mg sin 5 डिग्री। भाई ये बात क्लियर है, एक पार्टिकल पर इतना फोर्स, एक पार्टिकल पर इधर फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स सेम है तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट का मान s बराबर v इंटू टी। सो व्हाट इज वर्क डन, व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मान आपने निकाल लिया, वेलोसिटी का मान आप डिस्प्लेसमेंट का मान आपने निकाल लिया। अब ध्यान दो, फोर्स किधर लगाया, ऊपर, समझो इस बात को, फोर्स किधर लगाया, ऊपर, पार्टिकल भाग किधर रहा है, ऊपर, मींस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर, दोनों के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री। सो W इक्वल्स टू F डॉट S, एफ एस कोस 0, कोस 0 का मान 1, F का मान रखेंगे mg साइन 5 डिग्री, S का मान v इंटू टी। मैथमेटिक्स को सोल्व करेंगे, अब सारी वैल्यू रखो, m का मान दिया 15, g का मान है 9.8, साइन 5 डिग्री का मान लिख के दिया है 0.087, v का मान डिफाइन है 6 और टाइम का मान 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। आई विल कैलकुलेट इट फ्रॉम कैलकुलेटर अगेन, बट आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे एग्जाम में। चलिए चेक करेंगे, 15 इंटू 9.8 इंटू 0.08 इंटू 6 इंटू 60। अकॉर्डिंग टू माइंड कैलकुलेटर दिस आंसर विल बी नियरली 4233.6 जूल। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 4.2336 इंटू 10 की पावर 3 जूल। चेक कर लेंगे अप्रोक्सीमेट कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट सिनेरियो इज ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं करना, दोबारा समझेंगे, बहुत खास क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि डाउनवर्ड mg लग रहा है तो इधर कितना लगेगा, mg sin थीटा। एग्जामिनर ने कहा ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगाया है जिसकी वजह से पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता है तो नेट टू एंड जीरो, नेट फोर्स 0 मींस इधर लगने वाला फोर्स बराबर इधर लगने वाला फोर्स, तो F का मान कितना, mg sin 5 डिग्री। एक बात तो ये ध्यान रखनी। दूसरी बात, पार्टिकल ऊपर भाग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर मिलेगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम का मान कितना, 1 मिनट। सारी कहानी आपको दे रखी है, इस फॉर्मूले में रखना और क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए नेक्स्ट अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, इसको पढ़िए। रोटेशन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं और टॉपिक है आपका माइनर टेस्ट 04। चकती का मतलब डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्कशन हो रहा है और पूछा है कि मिनिमम वैल्यू बताइए। बाकी मैं आपको चारों पॉइंट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ऑप्शन पर गौर फरमाइए, ऑप्शन की तरफ फोकस करेंगे। देखिए इमेजिन करेंगे डिस्क है, फर्स्ट पॉइंट ये मान लेते हैं, सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर, केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना आया था, mr²/2। ये फर्स्ट पॉइंट है, छोटा सा लिख देते हैं, केंद्र से गुजरती है और तल के लंबवत है। ये फर्स्ट पॉइंट मान लिया। हम 4 पॉइंट सीक्वेंस से पढ़ते हैं, ये 4 पॉइंट नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला मेरा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, व्यास के रेस्पेक्ट में मींस डायमीटर के रेस्पेक्ट में कोई भी डायमीटर आप ले सकते हैं, और डायमीटर के रेस्पेक्ट में कितना आंसर आया था अपना नोट्स में, mr²/4। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, तल में स्पर्श रेखा। तल में स्पर्श रेखा तो मैंने आपको सिखाया था, जब भी पूछे तल में स्पर्श रेखा तो डायमीटर भी प्लेन में होता है और इसमें क्या जोड़ दो, mr², तो आंसर कितना आ जाएगा, mr²/4 प्लस mr², इट मीन्स 5/4 mr²।
पॉइंट नंबर 4, तल के लंबवत स्पर्श रेखा, तल के लंबवत स्पर्श रेखा, ये सारी बातें हमने नोट्स में सोल्व करके लिखी थी। अब देखिए लंबवत, तल के लंबवत एक तो ये है और तल के लंबवत एक स्पर्श रेखा, ये दोनों आपस में पैरेलल बन जाती है और समांतर अक्षों की प्रमेय से जब हम मैथमेटिकल टूल को सोल्व करते हैं तो mr²/2 प्लस mr², आंसर कितना आएगा 3/2 mr²। अब आपको ये जज करना है कि मिनिमम कौन सा है। चलो ध्यान से समझेंगे। यहां 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, यहां 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, यहां ध्यान से समझो 5/4, 5/4 का मतलब 1.25, यहां ध्यान दो 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 mr²। अब mr² तो सब में है, यहां 0.5, यहां 0.25, यहां 1.25, यहां 1.5, तो मिनिमम जड़त्व आघूर्ण किसके सापेक्ष है, व्यास के सापेक्ष। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। आपको पूछा कि किस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम है, तो व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम है। मान लो यही क्वेश्चन आपसे पूछे कि किस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण अधिकतम है, तो तल के लंबवत स्पर्श रेखा, तल के लंबवत स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहद आसान, जस्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। सबसे पहले गिवन डेटा देखेंगे, गिवन इंफॉर्मेशंस क्या क्या है आपके पास। रेडियस का मान कितना दिया, 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 60/100 मीन्स 6/10। चारों ओर 2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से रिवोल्यूशन हो रहा है। सो v इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर सेकंड, इसका मतलब 2 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग का मान आपको दे दिया और द्रव्यमान आपको दिया है 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम। मिली को चेंज करेंगे केजी में तो 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ kg। दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चारों ओर, इसका मतलब रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 6/100, 6/10। 2 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से एक पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, मींस पार्टिकल की चाल 2 किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर का मतलब 10⁻³ और मास कितना 5 मिलीग्राम, मिली का मतलब 10⁻³ हमें कैलकुलेट करना है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का जनरल फॉर्मूला आपको बताया था, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू mv परपेंडिकुलर r। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल वृत्ताकार पथ में गोल गोल घूमता है तो ध्यान दो ये रेडियस है और ये इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, और ये जनरल फॉर्मूला आपको सिखाया भी था। अगर पार्टिकल मान लो यहां पहुंच गया, पार्टिकल मान लो इस पॉइंट पर पहुंच गया तो ये उसकी रेडियस बन जाएगी और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर पार्टिकल यहां पहुंच गया तो ये रेडियस r और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर। चलिए वैल्यू रखते हैं, m का मान है 5 × 10⁻³ इंटू परपेंडिकुलर वेलोसिटी 2 × 10⁻³ इंटू r का मान कितना है 6/10। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट, 5 × 2 इज कॉल्ड 10, सो 10/10 इंटू 6, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 6। और यूनिट क्या होती है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। अब चेक कर लो 6 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। सो विच वन इज द फाइनल आंसर। अब आप कहेंगे सर कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, डन, कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगर आपको ऑप्शन को मैच करवाना है तो यहां पर देयर इज समथिंग मिसमैच। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड लेके आंसर निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच कर जाएगा। क्लियर है,
देयर इज समथिंग मिस्टेक इन स्लाइड में टेक्निकल मिस्टेक है, बट आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन है फिजिक्स में तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो हमें तो इसी को सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आंसर कितना आएगा, 6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर आप यहां पर 2 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर की जगह मीटर पर सेकंड लेके सोल्व करेंगे तो यहां होगा 2, ये 10 की पावर 3 नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 6 × 10 की पावर -3, और ये आंसर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। डन। बट हमारे सामने ये क्वेश्चन था, इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना है, 6। किलोमीटर की जगह मीटर मानते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आंसर 3 नंबर आपका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खास, आराम से पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या दिया, द्रव्यमान m तथा लंबाई 12 वाली एक पतली छड़ को उसके केंद्र से गुजरने वाली, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। ये आपके पास एक पतली छड़ है, मैंने आपको सिलेबस में पढ़ाया था, अगर इसकी लेंथ l है और इसका मास m है, तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर से पास होने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर ml²/12। याद आ रहा होगा सबको, ऐसा टॉपिक अपन ने किया था। और इस लाइन को टच होते जाएगी तो ml²/3। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर ध्यान है, ml²/12। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने लेंथ l कंसीडर की, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 12। तो इस बात का ध्यान रखना है, l की जगह 12 लिखेंगे। अच्छा, एग्जामिनर ने कहा कोणीय वेग t समय में 0 से ओमेगा तक बदलता है, मींस ω1 का मान पहले कितना है, 0, और बाद में कितना है, ओमेगा। तो टॉर्क बताइए, व्हाट इज टॉर्क। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को टॉर्क कहा जाता है। इसको हम लिख सकते हैं L2 - L1 अपॉन, ये चेंज कितने टाइम में हो रहा है, क्वेश्चन ने कहा t टाइम में हो रहा है, तो dt का मतलब t। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप बेटर समझने के लिए ऐसे कह सकते हो कि t2 - t1, ऐसे समझ सकते हो। L बराबर I ओमेगा, तो I2 ω2 माइनस I1 ω1 अपॉन t -0। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ω1 का मान कितना है, 0, तो ये टर्म कितना, 0। ω2 का मान कितना है, ओमेगा, तो हम ये कह सकते हैं I2 ओमेगा अपॉन टाइम t। अब अगर आप I2 का मान निकाल देते हैं, I2 का मान कैसे निकालेंगे, ये पतली सी छड़ इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है और उसकी लेंथ कितनी है, 12। तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जड़त्व गुण बताइए, द्रव्यमान कितना दे रखा है, m, तो व्हाट इज I2, उधर फॉर्मूला लिखा है, लेकिन वहां लेंथ l है, सो m इंटू 2l का होल स्क्वायर अपॉन 12, 2 का स्क्वायर 4, तो 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो ml²/3 वैल्यू रख दो यहां, मींस टो इक्वल्स टू ml²/3 ओमेगा इंटू t। चेक कर लो ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ml² ω/3t, ml² ω/3t। केवल एक ही पॉइंट ध्यान रखना था कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, dl/dt। डन। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना था कि यहां ml²/12 नहीं रखना है, क्योंकि यहां पर इस रोड की लेंथ कितनी दे रखी है, 12। अगर रोड की लेंथ 12 है तो उसके अकॉर्डिंग इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आंसर कितना जाएगा, ml²/3, और करेक्ट सिनेरियो के अकॉर्डिंग आंसर होगा 2 नंबर। जिसने भी ऐसे इस फॉर्मेट को याद कर रखा है उसने 1 नंबर चिपका दिया होगा। अगर 1 नंबर चिपकाए इसका मतलब उन्होंने लेंथ पर ध्यान नहीं दिया। L लेंथ के करस्पॉन्डिंग ml²/12, तो 12 लेंथ के करस्पॉन्डिंग अपन को आंसर मिल जाएगा ml²/3। चलिए नेक्स्ट कमाल का क्वेश्चन, आपकी IQ लेवल को चेक किया जाएगा। अभी तक आप फॉर्मूला कर रहे थे, फॉर्मूले से क्वेश्चन को आपने सोल्व किया, अब पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, द्रव्यमान m का एक कण XY तल में अक्ष के समांतर v वेग से गति कर रहा है। अक्ष डायरेक्शन y डायरेक्शन, XY तल में अक्ष के समांतर v वेग से भाग रहा है। किसी भी क्षण मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग बताइए। इस मूल बिंदु के सापेक्ष आपको कोणीय संवेग बताना है, तो कोई बताएगा कोणीय संवेग का फॉर्मूला, m v परपेंडिकुलर r।
इसका मतलब या तो r को लंबवत ले लो या v को लंबवत ले लो, लेकिन दोनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, इस बात के लिए एंश्योर करेंगे। चलिए मास तो m है नो डाउट, v परपेंडिकुलर और r, ये दिखाते हैं आपको क्या सिचुएशन है। देखो ध्यान से, ये r है, ये एंगल कितना है थीटा, तो इस r का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होगा, r का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होगा r cos थीटा, और इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होगा r sin थीटा। डन। अब आप एंश्योर करेंगे जब भी आप v और r देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तो वेलोसिटी तो ये है, तो r ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, मींस r cos थीटा लेना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ये भी ध्यान देंगे कि r cos थीटा का मान तो b के बराबर ही है, ठीक है ना। r cos थीटा तो किसके बराबर है, b के बराबर। व्हाट इट मींस, वेलोसिटी है v और r cos थीटा, r का मतलब r cos थीटा, और L बराबर m v r cos थीटा तो b के बराबर है। देखिए स्केलर फॉर्म में अदिश रूप में आपने आंसर निकाल दिया। अगर ऐसा कोई ऑप्शन अदिश रूप में है तो ये सही है, नो डाउट। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म निकालना चाहेंगे, L की वेक्टर फॉर्म। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ ले चलता हूं। L बराबर मैंने आपको पढ़ाया था R क्रॉस P या M R क्रॉस V, ये पढ़ाया था ना। R क्रॉस V की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन, L की डायरेक्शन। और R क्रॉस V की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, मींस फिंगर्स को कर्ल करेंगे R से V की तरफ। चलिए समझते हैं। ये R है तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, R की डायरेक्शन, जिसको हम लिख देते हैं R कैप से। ये V की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, V की डायरेक्शन है। फिंगर्स को कर्ल करना है R से V की तरफ, R से V की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन। बाहर की तरफ होती है z डायरेक्शन और अंदर की तरफ -z। दोबारा समझेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे R से V की तरफ तो अंगूठा अंदर जाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, -z। सो वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो L वेक्टर इक्वल्स टू m v b माइनस k कैप। क्वेश्चन खत्म। बस इतना ही कंसेप्ट था कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप इस बात के लिए एंश्योर करेंगे कि आपको R से V की तरफ जाना है, और वो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। खत्म कहानी। दूसरी इंपॉर्टेंट कहानी ये थी, जब कभी भी आप L निकालेंगे तो हमेशा V और R को परपेंडिकुलर देखेंगे, क्योंकि R का एक कंपोनेंट तो ये भी तो R sin थीटा, बट इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ये कभी भी एंगुलर मोमेंटम नहीं बना पाएगा। डन। एंगुलर मोमेंटम हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट बना पाएगा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, R cos थीटा, जिसकी वैल्यू B के बराबर है। सो चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, -mvb k कैप। इस माइनस को बाहर ले लो तो -mvb k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत साधारण क्वेश्चन। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर दो। देखिए क्या दिया, एक यूरेनियम 238 है, ठीक है, एक यूरेनियम 238 नाभिक 20 मीटर पर सेकंड की चाल से अल्फा कण इमिट करता है। इसका मतलब यहां से अल्फा कण निकला, अल्फा कण निकला और इसकी स्पीड कितनी है v, ऐसा क्वेश्चन लिखा है। शेष नाभिक पीछे की ओर किस वेग से भागेगा, इसका मतलब शेष नाभिक, मान लो वटेवर कुछ भी है, उस नाभिक को हमने कहा अक्ष, और ये नाभिक भाग रहा है पीछे की तरफ, हमने कहा v डैश वेग से भागता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये पीछे की तरफ क्यों भागा, मोमेंटम कंजर्व करवाने के लिए। देखिए अगर ये पार्टिकल रेस्ट पर है, अगर ये न्यूक्लियस रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम कितना, 0। डन।
संवेग संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल संवेग भी कितना होगा, जीरो। और फाइनल संवेग जीरो होगा, इसके लिए आवश्यक है कि अगर एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में भागना जरूरी है। अगर दोनों कण एक ही दिशा में भागेंगे तो कभी भी रेखीय संवेग जीरो नहीं बन पाएगा। इस वजह से ये नाभिक अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। अच्छा, अगर अल्फा कण की बात करें तो अल्फा कण तो 2He4 का नाभिक होता है। 2He4 का नाभिक मीन्स 92 यूरेनियम 235 अगर एक अल्फा कण उत्सर्जित करेगा तो Z का मान तो 2 कम हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाएगी। एक्चुअली थोरियम बनाता है, 90 थोरियम होता है। मीन्स यहां पर जो नया नाभिक बनेगा जिसको मैंने अक्स लिखा है उसका Z तो होगा 90 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 234, 4 कम। ठीक है। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत ये कहता है, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि Pi बराबर PF। Pi का मान कितना, 0। PF का मतलब इसका संवेग, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान नहीं दिया तो द्रव्यमान संख्या को हम ट्रीट करते हैं द्रव्यमान की जैसे, तो 234 इंटू वी डेस प्लस इसका द्रव्यमान 4 इंटू वी, सो 234 इंटू वी डेस बराबर माइनस का 4v, तो वी डेस का मान कितना, -4/234 इंटू वी। चेक कर लेंगे अपना आंसर, -4v/234। नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में भागता है तो जो बचा हुआ नाभिक है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा ताकि रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बेहद अच्छा क्वेश्चन, इससे आपको यह पता लगेगा कि अल्पतमांक किसे कहते हैं, लिस्ट काउंट क्या होता है। एक विराम घड़ी जिसका अल्पतमांक, लिस्ट काउंट। देखिए अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक का मतलब होता है मैक्सिमम त्रुटि, मैक्सिमम एरर। किसमें, टाइम में। तो एरर को हम प्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से, इसका मान कितना, 0.5 सेकेंड। लिस्ट काउंट आपको दिया है, इसका मतलब एरर इन टाइम डिफाइन कर रखी है। एरर इन टाइम कितना है, 0.5 सेकेंड। यदि इस घड़ी से किसी घटना का टाइम इंटरवल, मतलब एक्चुअल टाइम इंटरवल कितना है, 0.65, 6.5। लिस्ट काउंट कितना है, 0.5, जो मैक्सिमम एरर को बता रहा है, और मैक्सिमम एरर कितनी है, डेल्टा टी। एग्जामिनर ने कहा कि एक घड़ी जो किसी घटना का टाइम इंटरवल बताती है, एक्चुअल टाइम बताती है, वो कितना है, 6.5 सेकेंड। व्हाट इट मींस, गिवन इंफॉर्मेशन टी बराबर कितना है, 6.5 सेकेंड। तो हमें पूछा प्रतिशत त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। व्हाट इज डेल्टा टी, 0.5 अपॉन 6.5 इंटू 100। 0.5 को 100 से गुणा करेंगे तो 50/6.5। आंसर नियरली आपके पास 7.6%। चेक कर लेंगे अपना कंसेप्ट। 50 को 6.5 से डिवाइड करके देखना, आंसर आ जाएगा नियरली 7.6। समझने लायक केवल एक ही बात थी यहां पर कि लिस्ट काउंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अपन ने लास्ट सेशन में भी लिया था, उसी के जैसा, उसी के पैरेलल एक और क्वेश्चन। आपको बताना है फाइनल रिजल्ट। आंसर में दिख रहा होगा, फाइनल रिजल्ट का मतलब एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मान प्लस त्रुटि, वास्तविक मान प्लस में त्रुटि। त्रुटि धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। सबसे पहले ध्यान दो, आपको लंबाई दे रखी है 3 और 0.2। इसका मतलब ये तो उसका वास्तविक मान है और ये उसमें त्रुटि है। चौड़ाई दे रखी है 1.2, मीन्स ये उसका वास्तविक मान है और ये उसमें त्रुटि है। तो आपको पूछा पटल का क्षेत्रफल बताइए, मीन्स
एक स्क्वायर हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है। आयत का क्षेत्रफल बताना है। आयत का एक्चुअल क्षेत्रफल बताओगे क्या होता है? ए बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई की एक्चुअल वैल्यू कितनी? 3। चौड़ाई कितनी? 1.2। तो आंसर कितना? 3.6 मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब या तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा या ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। इन दोनों में से कोई सा एक होगा। पर ध्यान देंगे ये तो एक्चुअल वैल्यू है। अब हमें निकालना है डेल्टा ए। एक्चुअल वैल्यू है ए, अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा ए। नाउ कम्स टू द पॉइंट, व्हाट इज ए? एल इंटू बी। तो हम यहां से लिखना चाहें तो अपना ट्रिक क्या था? गुणा हो रहा है ना दोनों, तो ट्रिक क्या होगा? डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो व्हाट इज डेल्टा ए? तो ए को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मान रख दो 3.6, डेल्टा एल का मान उठा के रखो 0.2 अपॉन 3 प्लस 0.1 अपॉन 1.2। डन। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो 3.6 0.2/3, ऊपर और नीचे पॉइंट हटाना चाहेंगे तो 10-10 लगा दो तो 1/12 बन जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 12। तो हम इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। एलसीएम कितना? 12 मीन्स बाहर रहेगा 3.6। इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 को 0.2 से गुणा करेंगे तो 0.8 प्लस का 1। व्हाट वी कैन से? डेल्टा ए इक्वल्स टू 3.6 इंटू 1.8/12। इसको काटेंगे 12 3 36 तो 0.3 आ जाएगा। और डेल्टा ए इक्वल्स टू 3 को 18 से गुणा करेंगे तो 0.54 इंक्लूडिंग पॉइंट। तो डेल्टा ए का मान कितना आया? 0.54। अतः हमें फाइनल रिजल्ट बताना है। फाइनल रिजल्ट हमारे पास होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। व्हाट इज ए? 3.6। व्हाट इज डेल्टा ए? 0.54। और आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 3.6 प्लस माइनस 0.54। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको एक्चुअल रिजल्ट पूछा जाए, एग्जैक्ट रिजल्ट पूछा जाए, तो आपको एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए प्लस एरर पता होना चाहिए। एक्चुअल वैल्यू हमेशा ऐसे निकालेंगे, कोई ना कोई कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। और जब कभी भी आपको डेल्टा ए निकालना है, एरर निकालनी है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है तो भी हमारे पास शॉर्टकट होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो भी हमारे पास शॉर्टकट कॉन्सेप्ट होता है, उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो बेहद आसान क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशन का बेहद आसान क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। वेग मीटर पर सेकंड में दिया है। ए और सी की विमा, अपन ने फिजिक्स में ये बात पढ़ी थी कि इसकी जो विमा होगी वही इस पद की विमा होगी। फिजिक्स का कोई भी पॉइंट उठा के देख लेना, कोई भी समीकरण उठा के देख लेना, प्रत्येक पद का मात्रक व विमीय समीकरण समान होता है। प्रत्येक पद का मात्रक तथा विमीय समीकरण हमेशा समान होता है। तो इंश्योर करेंगे v का मात्रक बराबर at का मात्रक। आर गेटिंग? इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन t का मात्रक। a की यूनिट वही होगी जो v बाई टी की यूनिट होगी। v की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड का और भाग देंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। a की यूनिट आपको पता लग गई तो यहां से विमीय समीकरण m0 L1 t-2। ये कहानी खत्म होती है a की। अब देखो c का पूछा तो डायरेक्ट यहां पहुंचो। इसका मतलब ये होता है कि फिजिक्स में मीटर ही जोड़ा जा सकता है, सेकंड में सेकंड ही जोड़ा जा सकता है, जूल में जूल ही जोड़ा जा सकता है, जूल ही घटाया जा सकता है, वॉट में वॉट ही जोड़ा जा सकता है, वॉट ही घटाया जा सकता है। कभी भी आपको फिजिक्स में ऐसे समीकरण देखने को नहीं मिलेगी कि न्यूटन में जूल को जोड़ दिया गया है।
या मीटर में से सेकंड को माइनस कर दिया गया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट फिजिक्स में देखने को नहीं मिलेगा। व्हाट इट मीन्स, यहां ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो t प्लस सी लिखा है, अगर t का मतलब सेकंड है तो 100% c की यूनिट भी क्या होगी, सेकंड। मीन्स सेकंड में सेकंड ही जोड़ सकते हैं, तो हम डायरेक्टली मेमोराइज कर सकते हैं कि c का मात्रक क्या होगा, सेकंड। अगर मात्रक सेकंड होगा तो m0 L0 T1। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1, m0 L1 कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है यहां पर, t-2 m0 L0 T1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश कैसे निकाला जाता है। सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, p वेक्टर अपॉन p। p का मान कितना, 3i प्लस 4k के, और इसी का परिमाण लेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सो 3i प्लस 4k के, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, सो 3i प्लस 4k के, 16 9 25 और 25 का रूट 5। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 3/5 i कैप प्लस 4/5 k कैप। एंश्योर करेंगे 3/5 i कैप 4/5 k कैप, ऑप्शन नंबर 4। ये तो बहुत साधारण क्वेश्चन था, एक बेसिक क्वेश्चन जो वेक्टर की फाउंडेशन होती है, इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या कमाल का क्वेश्चन है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पंप की पावर बताइए। जैसे मैंने अभी आज ही आपको बताया, एक्चुअल पावर होती है mgh प्लस 1/2m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई टी। एक्चुअल केस तो यही होता है। अब जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो एक कुएं में लगा पंप प्रति मिनट 200 केजी पानी खींचता है। व्हाट इट मीन्स, मास कितना दिया, मास नहीं दिया एक्चुअली, मास बाय टाइम दिया है। मास बाय टाइम कितना है, 200 केजी प्रति मिनट, ठीक है, ये दिया है। हम इसको सेकंड में चेंज करना चाहेंगे तो 200/60 केजी पर सेकंड। एक जीरो से जीरो कट गया, 2 से काटेंगे तो आंसर कितना, 10/3 केजी पर सेकंड। ये कहानी आपको दी है एक तो। दूसरी बात देखो, यदि यदि पाइप से पानी 3 मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर निकलता है, मींस वेलोसिटी कितनी, 3 मीटर पर सेकंड। क्लियर करेंगे क्या है, तो पंप की पावर बताइए। अब आपको कभी भी इस क्वेश्चन में ऐसा कहा कि कितनी ऊंचाई पर डालना है, ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वहां स्थितिज ऊर्जा की इस पॉइंट की बात नहीं होती है, ठीक है। पहली बात ये, अगर ऊंचाई का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है तो इस पॉइंट की बात नहीं होती है। इसके बाद जब भी वेलोसिटी की बात होती है, वेग की बात होती है, तो एक तो होती है पिकअप स्पीड। पिकअप स्पीड का मतलब पंप या मोटर किस स्पीड से पानी लेती है। एक होती है डिस्चार्ज स्पीड, किस स्पीड से पानी को डालती है। अब यहां पर पिकअप स्पीड नहीं दे रखी है कि किस स्पीड से पानी लिया है, केवल ये दिया है कि 3 मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर निकालती है। इसका मतलब डिस्चार्ज स्पीड दे रखी है, तो आपके दिमाग में चलेगा कि सर पिकअप स्पीड कितनी लें फिर। तो उस कंडीशन में हम अपनी तरफ से कोई पिकअप स्पीड कंसीडर नहीं कर सकते। हो सकता है कि मोटर ने बहुत स्लोली पानी लिया हो, तो उस कंडीशन में हम इस पिकअप स्पीड को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे। ये सारा मैथमेटिकल टूल था। सो व्हाट इज पी, इसका मतलब इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो हाफ ऑफ m v स्क्वायर बाई टी, 1/2, चलिए चेक करेंगे, m बाई टी की वैल्यू कितनी है, 10/3 इंटू वी का मान कितना दिया है 3, तो स्क्वायर करेंगे तो 9, ये इससे कैंसिल तो कितना आएगा 3, मीन्स 30/2, तो आंसर कितना आएगा 15 वॉट। इसी वजह से माइनर टेस्ट में इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। बट करेक्ट आंसर क्या है 15 वॉट। तो 150 वॉट ना होके कितना आंसर होगा 15 वॉट। देखिए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप क्या करते हैं, जब कभी भी मोटर या पंप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा लगा देते हैं mgh/t। वो mgh/t तब लगाना होता है
जब मोटर पानी को किसी ऊंचाई पर डालती है। समटाइम्स उस हाइट का कोई कंसेप्ट नहीं होगा क्वेश्चन में, तो फिर आपको इस अप्रोच की तरफ जाना है। और इस टाइप के अप्रोच में भी आप ये ध्यान रखेंगे, आपको यहां पर केवल डिस्चार्ज स्पीड दे रखी है, पिकअप स्पीड नहीं दे रखी है, तो आप उस पिकअप स्पीड को नेग्लेक्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखो क्या लिखा है, ठोस गोला, ठोस गोले का कोई भी जड़त्व आघूर्ण उठा लो, मैंने आपको पढ़ाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहां पर एक्चुअली दो कंसेप्ट बनते हैं, दो कंसेप्ट बताएंगे। ठोस गोले का आयतन कितना, 4/3 πr³। नो डाउट ये सभी को पता है, वॉल्यूम इतना होता है। एंड व्हाट इज डेंसिटी, घनत्व रो बराबर m/v। तो m का मान पूछे तो m बराबर रो इंटू वी, रो इंटू वी। कंसेप्ट नंबर 1 ये बनता है, अगर रेडियस कांस्टेंट है तो क्या होगा। अगर r कांस्टेंट होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल मास पर डिपेंड करता, ठीक है, क्योंकि r तो कांस्टेंट हो गया इस फॉर्मूले से। अब देखो मास क्या होता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू वी, ठीक है। अब मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनना, अगर रेडियस कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया है। मींस इफ r is constant then वॉल्यूम इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो आयतन कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आयतन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो I किस पर डिपेंड करेगा, रो पर। कंसेप्चुअल पार्ट को समझना, अगर रेडियस कांस्टेंट है, त्रिज्या कांस्टेंट है, तो जड़त्व आघूर्ण घनत्व के समानुपाती होगा, और घनत्व को यहां लिखा है d, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऑप्शन में लिखा है d, हमने उसको लिख दिया रो। सो देयर इज नो वेरिएशन इन फिजिक्स, फिजिक्स में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अब इसका मतलब चेक करो, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, मींस इस क्वेश्चन में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, बट अगर r कांस्टेंट होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, और ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं है। अब दूसरा पार्ट ये बनता है m कांस्टेंट हो तो क्या हो, इफ m इज कांस्टेंट, ठीक है, m को कांस्टेंट कर दिया, मतलब m नहीं बदल रहा। अगर m नहीं बदल रहा तो हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो I किस पर डिपेंड करेगा, r² पर डिपेंड करेगा, ठीक है, r के साथ साथ चेंज होगा। अब यहां ध्यान दो, v इक्वल्स टू कितना, 4/3 πr³। तो यहां से अगर हम r³ का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 3v/4π। तो r का मान कितना आएगा, 3v/4π की पावर 1/3। मीन्स यहां r का मान रखो तो I डिपेंड करेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, 3v/4π की पावर आ जाएगी 2/3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 3 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो केवल v पर डिपेंड करेगा। अब देखो यहां से v का मान क्या लिख सकते हैं, m/रो, तो I डिपेंड करेगा 3/4π m/रो की पावर 2/3। अब समझते हैं, 3 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और इस कॉन्सेप्ट में m भी कांस्टेंट, मींस केवल रो बचा, तो I किस पर डिपेंड करेगा, रो की पावर 2/3 पर डिपेंड करेगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर को यह बात बतानी चाहिए थी कि कांस्टेंट क्या है। अब आप कहेंगे सर एग्जामिनर ने नहीं बताई कि कांस्टेंट क्या है, r कांस्टेंट है कि m कांस्टेंट है, तो अपनी तरफ से भी आप जजमेंट ले सकते हैं। अगर r कांस्टेंट होगा तो I डिपेंड करेगा रो पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। अगर m कांस्टेंट है तो चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो I डिपेंड करेगा रो की पावर 2/3 पर, एंटी प्रोपोर्शनल। इट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो ये बेहद अच्छा क्वेश्चन, बट बहुत साधारण क्वेश्चन था ये। चलिए इस पर ध्यान दो।
किसी क्षैतिज सतह पर किसी क्षैतिज हॉरिजेंटल सतह पर लुढ़कता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, एक तो वस्तु ऐसे सीधी सीधी चलती है, उसके पास होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा जिसको हम लिखते हैं केटी, और इसका मान होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वस्तु ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, इसी तरह से गोल गोल घूमती है, यहां पर होती है घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के आर, इसका मान होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। डन। अच्छा, टेनिस बॉल को आपने फर्श पर ऐसे लुढ़का दिया, तो जब आप टेनिस बॉल को लुढ़काएंगे तो वो टेनिस बॉल ऐसे गोल गोल भी घूमती है और आगे भी बढ़ रही है। समझ पा रहे? टेनिस बॉल गोल गोल भी घूमेगी और ऐसे आगे भी बढ़ती है, तो इस प्रकार की गति को कहते हैं लौटनी गति, रोलिंग मोशन। मींस रोलिंग मोशन में एक्चुअली वस्तु आगे भी बढ़ती है तो स्थानांतरित गति भी होगी, और रोलिंग मोशन में वस्तु गोल गोल भी घूमती है तो घूर्णन गति भी होगी। और हमने अपने नोट्स में इस रोलिंग मोशन के करस्पॉन्डिंग टोटल गतिज ऊर्जा निकाली थी, जिसको आपने टोटल एनर्जी डिफाइन किया था। तो टोटल एनर्जी का आंसर कितना आया था, कोई बता पाएंगे? टोटल एनर्जी का आंसर आया था के टी 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी, अब आपको दिया है गोलीय कोस, तो कोई बताएंगे गोलीय कोस के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का मान मैंने आपको कितना बताया था? 2/3। चकटी डिस्क के लिए बताया था 1/2, वलय के लिए बताया था 1, ठोस गोले के लिए बताया था 2/5, गोलीय कोस या खोखले गोले के लिए बताया था 2/3, ठोस बेलन के लिए बताया था 1/2। इस तरह से सारे मान आपको बताए गए थे। तो गोलीय कोस के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का मान कितना होता है? 2/3। तो हमारे पास के टोटल बराबर के टी का मान रख दो, के टी का मान है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस 2/3, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 5/3, तो 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 5/3, फाइनल आंसर 5/6 एम वी स्क्वायर। फाइनल आंसर 5/6 एम वी स्क्वायर। बेहद आसान कॉन्सेप्ट, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वस्तु क्षैतिज तल पर लुढ़कती है, जरूरी नहीं क्षैतिज तल, कोई भी प्लेन हो, अगर वो लुढ़क रही है इसका मतलब देयर इज रोलिंग मोशन, वहां पर लौटनी गति होती है, और लौटनी गति का मतलब वस्तु में स्थानांतरित गति भी होती है और घूर्णन गति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप आरपीएससी पेपर्स की स्टडी करेंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पीछे भी पूछा गया है, समथिंग ऐसा क्वेश्चन, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। अच्छा, द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना है, कितने पार्टिकल हैं? 2। समझते, 1 kg और 2 kg, इसको m1 नाम दे देते हैं, और दूसरा पार्टिकल है m2। चलिए रीड आउट करते हैं। m1 का मान कितना है? 1 kg, और v1 का मान ध्यान दो, अब ये जो फर्स्ट पार्टिकल है 1 kg, वो किस डायरेक्शन में भाग रहा है? अक्ष डायरेक्शन में। तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 2i कैप, अक्ष डायरेक्शन में भाग रहा है। m2 का मान कितना है? 2 kg। इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमें निकालनी है। चलिए कैसे निकालेंगे समझेंगे। इधर किस वेलोसिटी से भाग रहा है? 2 से, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? 2 cos 30, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? 2 sin 30। ठीक है, sin 30 का मान होता है 1/2, तो आंसर कितना? 1। cos 30 का आंसर होता है √3/2, तो इधर आंसर कितना? √3। मतलब अक्ष डायरेक्शन में तो भाग रहा है √3 से, और y डायरेक्शन नेगेटिव y, ऊपर होता है पॉजिटिव y और नीचे नेगेटिव y, नेगेटिव y डायरेक्शन में भाग रहा है 1 से। तो वेलोसिटी का आंसर देखो क्या होगा? √3i कैप माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव j डायरेक्शन है, 1j कैप डायरेक्शन। हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM बराबर m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रखेंगे, m1 का मान है 1, v1 का मान है 2i कैप, m2 का मान है 2, v2 का मान है √3i कैप माइनस का j कैप
अपॉन 1+2। आई कैप वाले को एक साथ कलेक्ट करेंगे तो आई कैप का 2 और यहां से आ जाएगा 2√3 आई कैप, बट्टा में आ जाएगा 3 और यहां से आ जाएगा ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 जे कैप। मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 जे कैप डिवाइडेड बाई 3। इट मींस ऑप्शन नंबर 1। हमेशा डायरेक्शन के साथ जाना होता है। आप ऐसे मत कर देना m2 v2 और v2 का मान 2 रख दो। v2 का मान जैसे आप 2 रखेंगे वैसे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वेक्टर डायरेक्शन के साथ हमेशा सोल्व करना है। इसका एक कंपोनेंट इधर लेना, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा और जनरल फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, गलत स्टेटमेंट। यांत्रिकी में प्रत्येक बल को स्थितिज ऊर्जा से संबद्ध नहीं किया जा सकता। मींस मैकेनिक्स में प्रत्येक बल को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट नहीं किया जा सकता। सही है कि गलत स्टेटमेंट? देखिए, हम बल के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बल के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये कौन सा बल होना चाहिए? सेरेक्सी बल। अगर सेरेक्सी बल है, कहने का मतलब ये भी देखो ग्रेड 2 का PYQ है, वैसा ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट PYQ तो नहीं है। सही स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं क्या है, अपने नोट्स में भी लिखा था हमने। सेरेक्सी बलों के लिए स्थितिज ऊर्जा डिफाइन होती है, लेकिन एसेरेक्सी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन फोर्स, इनके लिए स्थितिज ऊर्जा डिफाइन नहीं होती है। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? यांत्रिकी में प्रत्येक बल को स्थितिज ऊर्जा से संबद्ध नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हर फोर्स को स्थितिज ऊर्जा से रिलेट नहीं किया जा सकता है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स सेरेक्सी बलों को ही स्थितिज ऊर्जा से रिलेट किया जा सकता है, एसेरेक्सी बलों को नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोबारा सुन लो, हर फोर्स को स्थितिज ऊर्जा से रिलेट नहीं कर सकते, केवल सेरेक्सी बलों को ही कर सकते हैं। एसेरेक्सी बलों की स्थितिज ऊर्जा फिजिक्स में डिफाइन नहीं होती है। कभी भी आप पूरी फिजिक्स में ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि घर्षण बल की स्थितिज ऊर्जा, पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ऐसा पढ़ेंगे, लेकिन कभी भी घर्षण की स्थितिज ऊर्जा नहीं पढ़ेंगे। घर्षण बल द्वारा किसी पथ में किया गया कार्य जीरो नहीं है और न ही घर्षण से स्थितिज ऊर्जा को संबद्ध किया जा सकता है। ये तो मैंने आपको अभी भी बताया, घर्षण बल से स्थितिज ऊर्जा को रिलेट नहीं किया जा सकता है। सही बात है यहां तक। अब क्वेश्चन ये बनता है कि घर्षण बल द्वारा एक पूरे पथ में किया गया कार्य जीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सोल्व करके दिखाते हैं, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए समझते हैं। एक पार्टिकल m यहां से चलना स्टार्ट करता है और मान लो s चलता है, विस्थापन कितना s इधर चल रहा है, ठीक है। अगर विस्थापन इधर है तो घर्षण बल इधर लगेगा, डन। विस्थापन इधर, घर्षण बल इधर, तो कार्य कितना होगा? W1 F डॉट S। दोनों के बीच का कोण कितना? 180। तो Fs cos 180, तो आंसर कितना आएगा? -Fs। देखो अभी तो यहां से यहां पहुंचा है, अब वापस आएगा तभी तो एक चक्कर पूरा होगा। तो अब इसको वापस लाते हैं। अब ध्यान दो, पार्टिकल इधर भाग रहा है ना, तो विस्थापन इस डायरेक्शन में है तो घर्षण बल इस डायरेक्शन में लगेगा। अभी भी बताओ दोनों के बीच का कोण कितना? 180। तो अब बताइए W2 कितना? -Fs आएगा कि नहीं आएगा? तो अब पूरा एक चक्कर हो गया, यहां से यहां पहुंच गया, वापस आ गया, तो एक चक्कर हो गया। तो W बराबर -Fs बराबर -2Fs। क्या ये जीरो है? नहीं है। एक पूरे चक्र में किया गया कार्य जीरो नहीं होता, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। अगला सोचो, किसी टक्कर के दौरान गतिज ऊर्जा संरक्षण प्रत्येक क्षण के लिए लागू होता है क्या? देखिए, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी किसी भी टक्कर में
किसी भी टक्कर में कंजर संरक्षित नहीं रहती है, संरक्षित नहीं रहती। अब आप कहेंगे सर प्रत्यास्थ टक्कर में रहती है, बिल्कुल नहीं रहती है। प्रत्यास्थ टक्कर में भी गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं होता है। मैंने आपको प्रत्यास्थ टक्कर में ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। प्रत्यास्थ टक्कर में हाँ ये बात क्लियर है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर होती है, लेकिन पूरे टाइम पीरियड के लिए गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन वहां भी नहीं होता है। और अप्रत्यास्थ टक्कर में तो ऊर्जा की हानि होती है, इस वजह से वहां पर तो गतिज ऊर्जा का संरक्षण बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन प्रत्यास्थ टक्कर में भी गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं होता है। हाँ ये बात क्लियर है कि KI बराबर KF होता है। तो बताइए, क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा। प्रत्येक टक्कर के दौरान गतिज ऊर्जा संरक्षण प्रत्येक क्षण के लिए लागू होता है क्या? हर एक मोमेंट के लिए लागू होता है क्या, चाहे टक्कर प्रत्यास्थ हो? तो देखो हर एक मोमेंट के लिए लागू नहीं होता है। यहां पर गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है। इट मींस ये इनकरेक्ट है। संकट के दौरान प्रत्येक क्षण में पिंड का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ये बात क्लियर है। चाहे किसी भी प्रकार की टक्कर हो, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का हमेशा पालन होता है। मींस प्रारंभिक संवेग हमेशा अंतिम संवेग के बराबर होता है। दोबारा सुनेंगे। केवल संरक्षी बलों के लिए स्थितिज ऊर्जा डिफाइंड है, असंरक्षी बलों के लिए नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक बल के लिए स्थितिज ऊर्जा डिफाइंड नहीं हो सकती। बिल्कुल सही आंसर है। घर्षण बल के द्वारा एक पूरे चक्कर में किया गया कार्य 0 नहीं है, सही है। और आगे की कहानी बिल्कुल सही है कि घर्षण बल से स्थितिज ऊर्जा को संबद्ध नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है, सही है। गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किसी भी प्रकार की टक्कर में नहीं लगता, यहां तक कि प्रत्यास्थ टक्कर में भी पूरे टाइम के लिए संरक्षित नहीं होता है। वहां पर भी आपको ड्रॉप देखने को मिलता है। तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक क्षण के लिए गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। इट मींस दिस वन इज द इनकरेक्ट सिनेरियो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लाएंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे माइनर टेस्ट 05 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।